दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि एक भिखारी भीख मांगते मांगते एक आलीशान बंगले के पास पहुंचा भीख मांगने के लिए। लेकिन तभी कुछ देर बाद वहां से एक खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है और वह भिखारी का हाथ पकड़कर चुपचाप उसके साथ चलने लगती है। वह पीछे मुड़कर अपने परिवार वालों को भी नहीं देखती और ये नज़ारा वहां पर खड़े हर लोग देख रहे थे। सब लोग बेहद हैरान थे कि आखिर उस खूबसूरत लड़की ने ऐसा क्यों किया। आखिर वह क्यों उस भिखारी का हाथ पकड़कर चलने लगी। क्या वो कोई मुसीबत से जूझ रही थी, या फिर उसका भिखारी के साथ कोई रिश्ता था, या फिर इसके पीछे कोई राज छुपा था जिसे जानने के बाद पूरे शहर के होश उड़ चुके थे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक लड़की की या फिर एक भिखारी की नहीं है, बल्कि उस दर्द की है, अपमान की है, जिसने एक अमीर घर की बेटी को ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। दोस्तों, इस कहानी के ऊपर आपके भी बहुत सारे सवाल उठते होंगे कि आखिर उस लड़की ने ऐसा क्यों किया, क्या वो भिखारी को जानती थी। लेकिन इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको इस पूरी कहानी को सुनना पड़ेगा। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, शहर के खूबसूरत बंगला जहाँ की अमीरी दूर दूर से गवाह दे रही थी कि वहां पर कोई आम इंसान नहीं रहता, काफी अमीर लोग रहते। और वह बंगला दिखने में काफी खूबसूरत था, मगर उस बंगले के अंदर एक खूबसूरत लड़की रहती थी। उस लड़की का नाम था सलोनी, उम्र 23 साल। वो दिखने में बेहद सुंदर और सुशील लड़की। सलोनी के पापा की शहर में एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान थी। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। 24 साल उम्र हुई तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक अच्छे से घर में कर दी। उस लड़के का नाम था उमेश। वह लगभग 28 साल का था और उसके घर में 2 भाई भी रहते थे। उमेश घर में बड़ा था, अच्छी नौकरी भी करता था, इसलिए घर में उसी की ज्यादा चलती थी। ससुराल के लोग भी जब काम कुछ करते तो वो अक्सर सलोनी से पूछ कर करते थे कि सलोनी, ये काम ठीक है कि नहीं है। उसकी राय जरूर लेते। सलोनी को अपने ससुराल में दोस्तों कभी भी कोई चीज की कमी नहीं हुई। शादी के 1 साल तक बहुत ज्यादा बढ़िया चल रहा था। एक दिन उमेश अपनी कार से घर वापस आ रहा था दोस्तों कि तभी उसकी कार का जो टायर था वह पंचर हो चुका था, जिसके कारण गाड़ी जो थी डिसबैलेंस हो गई, नदी में जाकर गिर गई, जिसकी वजह से मौके पर ही उमेश की मौत हो चुकी। अभी शादी को सिर्फ दोस्तों 1 साल ही हुआ, उसकी जिंदगी उजड़ चुकी। सलोनी के पिता को अब अपनी बेटी की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। इसी वजह से उन्होंने क्या किया कि सलोनी के सास ससुर से बात की और उनसे विनती की कि वह सलोनी की शादी उनके दूसरे बेटे से करवा दे। लेकिन दोस्तों, विनय जो था वो शादी नहीं करना चाहता था। जो सलोनी का देवर था वो चाहता था कि अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था। इसी तरीके से वक्त बीतता गया। सलोनी उसी घर में अपने ससुराल में अपनी जिंदगी काटने लगी। लेकिन 1 साल बाद ही विनय ने किसी और लड़की से शादी कर ली जो दिखने में काफी खूबसूरत थी। विनय की बीवी के आने के बाद दोस्तों सलोनी को पूरे घर का काम अकेले ही करना पड़ा। उसे काम वालियों की तरह काम करवाया जाता, लेकिन फिर भी उसे डायन कहते कि जब से आ गई है मेरे बेटे को खा गई है। इस तरीके की उसकी सास अपशब्द उसे बोला करती, लेकिन फिर भी सलोनी ने कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिया। अब इसी तरीके से करते करते 4 से 5 साल बीत चुका था। लेकिन इन 5 सालों में अब सलोनी के पिता की भी तबीयत खराब होने लगी थी और एक दिन खबर मिली कि सलोनी के जो पिता थे वह भी इस दुनिया से चल बसे हैं। अब सलोनी का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। ससुराल वालों ने उसे इतना तंग किया कि आखिरकार वह अपने मायके जाने के लिए राजी हो चुकी थी। हालांकि सलोनी ने कोई भी बात का जिक्र नहीं किया, ना ही गुस्सा जाहिर किया। वो चुपचाप उस घर से निकल पड़ी। ससुराल वाले आखिर तो यही चाहते थे कि अब उसका दोबारा ससुराल जाने का दिल भी नहीं करता था। माँ तो बचपन में ही चली गई थी, अब पिता भी चले गए थे। तो अब सलोनी के घर में सिर्फ उसका भाई और भाभी रहते थे। सलोनी उन्हीं के पास रहने लगी। लेकिन दोस्तों, एक दिन सलोनी और उसके भाई भाभी के बीच में कहासुनी होगी। तभी जो उसकी भाभी थी वो भी अपने पति के साथ झगड़ा कर रही थी, जुबान लड़ा रही थी कि तभी सलोनी बीच में आकर उन्हें कहती है कि भाभी आप चुप रहो, ज्यादा मत बोलो। सलोनी का बस इतना ही कहना था कि भाभी ने तुरंत कहा कि तू जब से आई है ना डायन, हमारा रिश्ता खराब हो रहा है, तेरी वजह से ही हमारे बीच में झगड़े चलते हैं। तू तो अपने जीते जी अपने पति को खा गई, अब इस घर में आकर मेरी भी जिंदगी तबाह कर रही है। इस तरीके से उसे अपनी भाभी के मुंह से ताने सुनने पड़े। भाई भी वहीं खड़ा था, लेकिन वो अपनी बीवी को चुप नहीं करवा पाया। उस वक्त सलोनी पर जो गुजरी आखिरकार वही जानती है। उसने अपने ससुराल जाने का फिर से फैसला कर लिया। उसे लगा कि यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं। 10 बात सुनने से अच्छा है कि किसी पराये की बात सुनकर ही मैं जी लूं, क्योंकि दूसरे की बात का दुख इतना नहीं उसे लगता है शायद जितना उसे अपने ही भाई भाभी का लग रहा था। इसी वजह से वो चुपचाप फिर से अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल पहुंचकर दरवाजे पर जैसे ही वह आवाज लगाती है तो अंदर से सबकी आवाज आ रही थी, लेकिन फिर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसकी आंखों से आंसू आ
आ रहे थे दोस्तों। वह सड़क पर चलते चलते जा रही थी, लेकिन ये नहीं पता था कि वह आखिर अब कहाँ जाए। एक तरफ भाई भाभी का घर था, उसे वहां पर रहने नहीं दिया जाता था, और दूसरी तरफ ससुराल वाले भी नहीं उसको रहने देना चाहते थे। तभी उमेश का जो एक दोस्त, वो सलोनी पर उसकी नजर पड़ती है। वो उमेश का एक जिगरी दोस्त था। उसने उसके पास आकर अपनी मोटरसाइकिल रोकी और पूछा, अरे तुम कहाँ जा रही हो? सुनते ही सलोनी जो थी दोस्तों फूट फूट कर रोने लगी। आखिरकार उसने सब कुछ बता दिया कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। दो दोस्त था, वो उसका नाम सलीम था। उसने कहा कि भाभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। सलोनी थोड़ी झिझकी कि आखिर मैं कैसे इसके साथ जा सकती हूँ, ये तो मेरे पति का दोस्त है, अगर जाऊंगी तो लोग बातें बनाएंगे। तरफ देखा जाए तो सलोनी के पास कोई रास्ता भी नहीं। घर में पहुंची सलीम की बीवी शक करने लगी। पहले तो सब कुछ सही चलता रहा। कुछ दिन गुजरे थे कि सलीम की बीवी ने भी अब कह दिया कि सब समझती हूँ सलोनी, मेरे शोहर की नजरें ठीक नहीं लग रही, लेकिन तुम भी मेरे शोहर पर डोरे डालती हो, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। शायद अब मेरे लिए यहाँ पर भी कोई जगह नहीं बची। अब सलोनी को फिर से लगने लगा कि अब मुझे लग रहा है इस घर से भी निकल जाना चाहिए, क्योंकि इनके रिश्ते में भी झगड़े हो रहे हैं और ये मुझे ही डायन समझेंगे, जो कि हर कोई मुझे समझ रहा है। उसने तभी अपने कपड़े उठाए और चुपचाप वहां से निकलकर अपने फिर से ससुराल आ गई और सास और देवरानी से कहा कि मुझे घर में पनाह दे दो, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, कोई चीज की शिकायत नहीं करूँ। तब उसकी सास और देवरानी ने कहा कि ठीक है, लेकिन ज्यादा चालाकी मत करना, हम जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा, घर के सारे काम करने पड़ेंगे। तो सलोनी भी जो थी मजबूरी में हाँ कर देती, का काम करवाया जाता, उसे जानबूझकर परेशान भी किया जाता। ठीक है, दिन रात तक वो घर का ही सारा काम करती रहती। कभी भी कोई भी कुछ भी लाने के लिए बोलता, वो तुरंत जाकर बनाती, लेकिन बनाने के बाद भी उसे सिर्फ और सिर्फ अपमान ही मिलता था। लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ मजबूरी के तहत वहां पर रह रही थी। एक दिन दोपहर का वक्त था दोस्तों। सलोनी रसोई में खड़ी खाना बना, उसकी सास उसे डांट रही थी, ताने दे रही थी। तभी बाहर से कमजोर सी आवाज आई, माताजी कुछ खाने को दे दो, ऊपर वाला आपका भला करेगा। सास ने दरवाजा खोला तो देखा सामने एक भिखारी खड़ा था, लगभग 27 साल की उम्र का था। सास उसे देखकर चिढ़कर बोली, सुबह सुबह आ जाते हो मांगने के लिए। लेकिन दोस्तों सलोनी ने क्या किया कि एक रोटी उठाकर उस भिखारी को दे दिया। लेकिन फिर क्या था, अब घर पर पूरा तूफान उठ चुका था। उसकी सास उसे जली कोटी सुनाने लगी, मुझे तो लगता है तेरा इस भिखारी के साथ चक्कर है, तभी तो तू इसे रोटी दे रही है। मेरा बेटा तो रहा नहीं, अब तुझे अपना चक्कर चलाना होगा, इसी वजह से रोज इस भिखारी को तू रोटी दे देती है। लेकिन सलोनी जो थी उसे ये बात पसंद नहीं आई दोस्तों, उसे ये काफी ज्यादा उसकी इज्जत पर लगी। इसी वजह से वो चुपचाप किया कि वो भिखारी का हाथ पकड़कर उसके साथ चलने लगी। जो सास थी दूर खड़ी ये तमाशा देख रही थी, वो भी बेहद हैरान थी। तभी उसकी सास ने उसे जाते हुए कहा कि अब इसके साथ जा रही है तो इसके साथ ही जाई, दोबारा घर वापस मत आइयो, मैं तुझे कभी भी इस चौखट पर नहीं देखा। लेकिन दूसरी तरफ जो भिखारी था उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर मेरे साथ क्यों चल पड़ी है, क्योंकि उसे तो माजरा पता नहीं था दोस्तों। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने पूछा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? आंखों में हल्की नमी थी और बोली, डर तो लग रहा था जब अपने ही लोगों ने साथ छोड़ दिया। लेकिन तब भी भिखारी ने उसे समझाने की कोशिश की। अपने जो होते हैं, अपने माता पिता जो होते हैं, वो अक्सर बच्चों को डांट देते हैं, लेकिन गुस्सा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर छोड़ दो, तुम वापस घर चली जाओ। ये बात सुनते ही सलोनी ने कहा कि मेरा कोई भी नहीं है, मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। फिर उसने अपनी आप बीती जो थी इतने सालों से वो जो क्या कष्ट झेल रही थी वो सब कुछ बता देती है और कहती है कि अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं रहा। जब ये बात उस भिखारी को पता चलती है जिसका नाम था साकिब, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो सोचने लगता है कि इस लड़की ने कितने ज्यादा कष्ट झेले हैं अपनी जिंदगी में, इसी वजह से ये बिना कुछ सोचे समझे मेरे साथ चल रही है। जो था वो उसे अपने साथ एक घर पर ले आता है, जो एक पुल के नीचे छोटा सा झुग्गी बनाकर था, उसमें ले आता है। तब वो सलोनी को कहता है कि ये मेरा छोटा सा घर है। सलोनी के लिए तो वही एक घर छुपा कर रह सके, क्योंकि उसका तो कोई था नहीं। तभी अचानक मौसम बदल गया, ठंड बढ़ने लगी। ठंडी हवा से सलोनी जो थी कांपने लगी। साकिब ने क्या किया कि अपनी तुरंत रजाई निकालकर सलोनी को दी कि तुम ओढ़ लो। लेकिन जैसे सलोनी ने ओढ़ा तो उसमें से काफी ज्यादा बदबू आ रही थी, लेकिन वो कोई शिकायत नहीं कर सकती थी दोस्तों, क्योंकि उसने खुद उसके साथ चलने का फैसला किया था। अगर वो यहाँ भी नहीं रहती तो फिर कहाँ जाती। सुबह जैसे सलोनी की आंख खुली तो उसने देखा कि साकिब उसके सामने चाय के कप लेकर खड़ा था।
और चेहरे पर उसकी हल्की सी मुस्कान थी। उसने चाय देते हुए कहा कि गरम गरम है, इसे जल्दी से पी लो। सलोनी कुछ पल उसे देखती रही। वो इंसान गरीब जरूर था दोस्तों, मगर दिल से बहुत साफ था। उसने नजर भरकर भी सलोनी की तरफ नहीं देखा। इतनी खूबसूरत लड़की अगर एक फकीर को मिल जाए तो कोई भी उसके साथ कुछ गलत कर सकता था, लेकिन दोस्तों वो जो साकिब था उसने एक बार भी बुरी नजर से उसे नहीं देखा। लगा कि पहली बार उसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई, असली शुरुआत तो अब होने वाली है। सुबह का मौसम काफी सुहाना लग रहा था। लोग इधर उधर जा रहे थे, मगर तभी बीच में बैठी सलोनी लगातार साकिब को देख रही थी। वो थोड़ी दूर पुल के किनारे खड़ा लोगों से भीख मांग रहा था। कोई बिना देखे आगे निकल जाता था तो कोई कुछ दे देता था। यही कुछ सुबह से लेकर शाम तक उसके साथ चल रहा था, लेकिन ये सब सलोनी को बहुत बुरा लग रहा था। वो सोच रही थी ये कितना अच्छा इंसान है, लेकिन इस हालत तक कैसे पहुंच गया। साकिब जो था कुछ देर खामोश रहा, फिर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, जब बहुत छोटा था ना तब माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। चाचा ने घर हड़प कर बेच दिया और मुझे घर से निकाल दिया। कुछ दिन तक होटल में काम करा, मगर फिर मालिक ने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे निकाल दिया। उसके बाद जिंदगी सड़कों पर ही मैं बिता रहा हूँ। मैंने जिंदगी को ही जीना छोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों इतना कुछ होने के बाद उसके चेहरे पर फिर भी किसी के लिए भी नफरत नहीं थी। सलोनी थी, उसने तय कर लिया कि वो ऐसे साकिब को जीने नहीं देगी, उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी। दोपहर तक वो दोनों पुल के नीचे बैठे रहते। अब सलोनी की नजर भी एक रिक्शे वाले पर पड़ी। सलोनी ने कहा कि तुम मेहनत करके इस तरह का एक रिक्शा क्यों नहीं खरीद लेते। साकिब ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझ पर कौन भरोसा करेगा, मैं तो भिखारी। सलोनी तुरंत खड़ी हो गई और बोले चलो। साकिब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा, मगर सलोनी ने बिना रुके कहा मैं दिलवाऊंगी। तभी सलोनी उस रिक्शा वाले के पास गई। दोनों उस रिक्शा वाले तक पहुंचे। सलोनी ने देखकर कहा, भैया रिक्शा किराए पर मिल जाएगा क्या चलाने के लिए। तभी जो रिक्शे वाला था उसने कहा कि कौन चलाएगा। तभी सलोनी ने कहा कि ये चलाएंगे। पहले तो साकिब के ऊपर से नीचे तक उस आदमी ने देखा और साफ मना कर दिया कि इस भिखारी को मैं रिक्शा नहीं दे सकता, ये मुझे किराए के भाड़े के क्या पैसे देगा। ये रिक्शा अगर इसे काम करना होगा तो इतना तंदुरुस्त से हट्टा कट्टा होकर भी भीख क्यों मांगता है। मगर सलोनी पीछे नहीं हटी। उसने आराम से कहा, बस एक मौका देख कर तो दीजिए। अगर शाम को आपके किराए के पैसे ना मिले तो आप दोबारा मत दीजिएगा। शायद सलोनी की बात उस आदमी को ठीक लगी थी, क्योंकि सलोनी तो दिखने में भी काफी खूबसूरत थी और अच्छी खासी लड़की थी। इसी वजह से उसने कहा कि आखिर एक लड़की ये इस भिखारी की मदद करी तो कुछ ना कुछ बात जरूर होगी। इसी वजह से वह भरोसे के अनुसार उस भिखारी को साकिब को रिक्शा दे देता है। तुमने मेरे लिए इतना सब क्यों किया। सलोनी ने हल्का सा मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में दर्द अब भी था दोस्तों। उसने धीरे से कहा, क्योंकि मेरे लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। तुम भी तो मेरे लिए दिन रात जाकर भीख मांगकर मुझे 2 वक्त की रोटी ला कर देते हो ताकि मैं खा सकूं। ये मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरे लिए कर रहे हो। उस दिन पहली बार उसके दिल में सलोनी के लिए अलग सी जगह पैदा हो गई। अगले दिन साकिब सुबह उठते ही जल्दी उठ गया और अपना किराए का रिक्शा लेकर चला गया। अब दिन भर वह रिक्शा चला और रात को रिक्शे का किराया निकाल कर 220 रुपए भी बचा लिया पहली बार। मगर शाम को जब वापस लौटा तो पूरा थका था। उसने पुल के बाहर सलोनी को इंतजार करते देखा, जो उसके चेहरे पर मुस्कान थी और थकावट भी वो भूल गया। इसी तरीके से दोस्तों 10 से 15 दिन गुजरे और ऐसे ही करते करते अब 1 महीना भी हो चुका था। मगर अब सलोनी जो थी वहां पर खुश थी, वहां पर सुकून था। बेशक गरीबी थी लेकिन वहां पर सुकून था। उसे किसी के ताने नहीं सुनने पड़ते थे। उसने अब उसके भिखारी के घर को भी संभाल लिया था। जो छोटा सा झुग्गी का घर था उसे संभाल। दिन रात मेहनत करने लगे। सलोनी जो थी उसे सिलाई कढ़ाई आती थी, इसी वजह से वह लोगों के कपड़े सिलने का काम करने लगी। फाइनली दोस्तों एक दिन ऐसा आया जिस दिन साकिब ने किया अपना खुद का ऑटो खरीद लिया। जी हाँ दोस्तों, पूरे 1 साल बाद साकिब ने अपना खुद का ऑटो खरीद लिया। उसे यकीन नहीं था कि वह भिखारी से यहाँ तक भी पहुंच पाया है, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सलोनी की वजह से हुआ था, उसकी हिम्मत की वजह से हुआ था। अगर वो उसे मोटिवेट ना करती, अगर वो आगे बढ़ने के लिए ना कहती, तो शायद वो इस मुकाम तक ना पहुंच पाता। अब दोनों जो थे और ज्यादा दिन तरक्की मेहनत करने। अब सलोनी ने क्या किया, एक छोटे सा किराए का एक दुकान खरीद ली जिसमें वो बैठकर लोगों के कपड़े सिलने लगी थी। अब उसकी सिलाई इतनी अच्छी थी कि लोग उसे ऑर्डर देने लगे। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे कि वो कहां से निकलकर कहां तक पहुंच पाए हैं, और ये सब कुछ उन दोनों के साथ हुआ था। वो अगर दोनों ही एक दूसरे का साथ ना देते तो यहाँ तक ना पहुंच पाए। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, अगर एक औरत का साथ मिल जाए तो एक मर्द कहां से कहां तक पहुंच सकता है। तो वैसे ही साकिब के साथ हो रहा था। अब दोनों दिन तरक्की एक कर रहे थे।
उन लोगों का काम जो था आगे बढ़ता जा रहा था। अब साकिब ने क्या किया कि धीरे धीरे एक के बाद एक ऑटो खरीदना शुरू कर दिया। और अब क्या करता था वो, अब अपने ही ऑटो को किराए पर देना भी शुरू कर दिया। जो सलोनी थी ये देखकर बहुत ही खुश थी कि साकिब जो था अपनी जिंदगी में तरक्की कर रहा था, आगे बढ़ रहा। दूसरी तरफ सलोनी ने भी अपने काम पर ज्यादा फोकस देना शुरू कर दिया। उसने अपनी पिछली जिंदगी को धीरे धीरे भुलाना शुरू कर दिया था। हालांकि दर्द कभी भी भुलाए नहीं जा सकते जो उसने अपनी जिंदगी में झेले थे, लेकिन साकिब के साथ वो काफी ज्यादा सुकून के साथ जिंदगी जी। फिर एक दिन ऐसा आया कि साकिब ने दोस्तों सलोनी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, क्योंकि वो चाहता था कि इस रिश्ते को नाम दिया जाए। इसी वजह से सलोनी से बात करता है। हालांकि सलोनी भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लेती है, क्योंकि धीरे धीरे उसे भी साकिब से प्यार होने लगा था। और उस मुसीबत घड़ी में साकिब नहीं तो उसका साथ दिया था, जो उसे यहाँ तक लेकर आया था। अगर वो उस दिन उसके ससुराल में ना आता तो शायद वो आज भी वहीं अपने ससुराल में बैठकर ताने सुनती होती। लेकिन सलोनी बहुत खुश थी, इसी वजह से वो भी खुशी खुशी उसके साथ शादी कर लेती है। उस दिन पहली बार सलोनी को महसूस हुआ कि सच्चा अपनापन बड़े घरों या पैसों से नहीं बल्कि अच्छे दिल वाले इंसान से मिलता है। शायद जिंदगी में सबसे बड़ा दुख झेल चुके लोग ही एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं। उधर सलोनी के मायके में अब सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा था। जिन लोगों ने कभी उसे बोझ समझा था, डायन समझा था, अब वही लोग उसके बारे में बातें करने लगे। मोहल्ले में भी धीरे धीरे चर्चा फैल रही थी कि सलोनी अब उस फकीर जैसे, भिखारी जैसे लड़के के साथ रह रही है जिसे लोग कभी सड़क पर भीख मांगते देखते थे। लोग सामने भले चुप रहते लेकिन पीठ पीछे बातें जरूर चलती थी। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जैसा इंसान करता है वैसा उसके साथ जरूर होता है। आखिरकार एक दिन वो भी आ गया जिस दिन सलोनी के जो भाभी थी उसके मामा ने उसके भाई को सबके सामने जलील कर और ताना मारते हुए कहा कि दूसरों का घर तोड़ने वाले कभी कोई खुश नहीं रहता। ये बात सुनकर सलोनी की भाभी जो थी अंदर तक हिल गई। सलोनी के भाई और भाभी को लगता था कि एक दिन सलोनी सब कुछ छोड़कर वापस जरूर आएगी, मगर किस्मत जो थी अब बदल चुकी थी। सलोनी अपनी जिंदगी में तरक्की कर रही थी और जो उसके भाई भाभी थे वो कर्ज में डूब रहे थे। अब इसी तरीके से उसकी जिंदगी थी जो एक खुशहाल तरीके से चलने लगी। जो लोग अब उसके बारे में बात करते थे वह देखकर हैरान थे, तारीफें करते थे कि दोनों ने एक दूसरे को संभाला है। सलोनी भी साकिब के प्यार को पाकर काफी खुश थी। जो प्यार उसे कभी भी अपनों से नहीं मिला वो साकिब से मिला था, जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। जिस भिखारी का हाथ पकड़कर दोस्तों वो आई थी, उसने सोचा नहीं था कि वो उसे इस कदर खुश रखेगा।